Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic solutions. This is topic number 2 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th. We have already done with this topic. If you have missed the videos of this topic, you can click on the I button above and see those videos. Today we are going to discuss the exercise questions. This is the exercise which is given at the end of the chapter. So let's begin. First question is, choose the most correct option. The vapor pressure of solution containing 2 moles of a solute in 2 moles of water is, तो आपके पास सॉल्यूट कितना है 2 मोल्स और सॉल्वेंट कितना है 2 मोल्स. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है. ये सब को आप यदि डाल के कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 mmHg. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12 mmHg. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज. इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का? तो सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में होता है और बाकी सब में मोलालिटी में. नेक्स्ट, Helioscopic constant is the boiling point elevation when the concentration of solution is. जब concentration कितना होता है solution का 1 molar, that is molal. Okay, molarity, not molarity, molality. Okay, so next is cryoscopic constant depends on. Cryoscopic constant किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उस पे होगा आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है? बी स्टेटमेंट, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ सोल्यूशन. तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, इसलिए उसको कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, एक लिविंग सेल है जिसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन है विद 0.3 मोलार शुगर सोल्यूशन. और what is the osmotic pressure develops when the cell is placed in 0.1 molar KCl solution at body temperature. तो उस समय उसका होगा ये जो होगा प्रेशर वो होगा 2.54 एटमोसफियर. तो इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? दैट इज बॉडी टेम्परेचर के उस पर 2.54 एटमोसफियर. दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर of blood is 7.65 atmosphere at 310 Kelvin. An aqueous solution of glucose isotonic which what blood has percentage by volume. तो इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.41. दैट इज ऑप्शन ए. तो इसका आंसर है 5.41. ठीक है. और ये सब के लिए कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज आपको नीचे दिए हुए पीडीएफ में मिल जाएगा. पीडीएफ जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, उस पीडीएफ में आपको ये सब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल जाएगा. 9th क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज. तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एक्चुअली इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो मोल फ्रैक्शनल ऑफ सोल्यूट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी. 10th क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर reduces कुकिंग टाइम ऑफ फूड बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज. वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी इंक्रीज कर देता है, इसलिए कुकिंग कम टाइम में हो जाता है. 11th क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इज दिस मच एट दिस टेम्परेचर
What is the solubility of CH3Br in water at 25 degrees Celsius and partial pressure of 0.164 एटमोसफियर? तो इसके लिए एक्चुअली फार्मूला ये है S इक्वल्स टू के एच पी। आपके पास के एच दिया हुआ है, आपके पास प्रेशर दिया हुआ है, ये दोनों को डाल के आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सी, दैट इज 0.026 मोलार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 0.026 मोलार। अब 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड 0.05 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन? इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है कि दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है। तो एक्चुअली दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशंस आइसोटोनिक नहीं होते, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन टू 1 और 2 सेंटेंसेस। तो आपको 1 या 2 सेंटेंस में ही सिर्फ आंसर देना है, शॉर्ट आंसर से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो इसका आंसर है द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलारिटी एंड नॉट इन मोलालिटी, व्हाई? कंसिडरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त हम मोलारिटी कंसिडर करते हैं, मोलालिटी नहीं, क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस करता है एट मतलब वो टेम्परेचर कांस्टेंट करके, ठीक है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं है। जो भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जिसमें टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, उसको हम मोलालिटी में करते हैं। बट ऑस्मोटिक प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं मोलारिटी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके लिए ये है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलालिटी, इसलिए डेल्टा टी बी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको निकालने के लिए आप यूज करोगे के बी, दैट इज एम इज मोलालिटी, के बी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 0.1 मोलाल है एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -4.3 डिग्री सेल्सियस। What is the value of want of factor if Kf for water is 1.86 केल्विन केजी पर मोल? तो इसके लिए आंसर ऐसे है, पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट वो सब डाल के आपको मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मिल गया डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 4.3 केल्विन। अब आपका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर इंटू के एफ इंटू एम। देयरफॉर वांट ऑफ फैक्टर आई यहाँ पे इक्वल होगा डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ अभी आपने कैलकुलेट किया है, के एफ आपको गिवन है एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हो आप, और आपको मोलालिटी एम भी दिया हुआ है, और ये सब को आप डालोगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो वांट ऑफ फैक्टर आपको मिलेगा 23.1। नेक्स्ट, व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? तो वांट ऑफ फैक्टर इज एक्चुअली the ratio of colligative property of solution of electrolyte divided by colligative property of non-electrolyte solution of same concentration. So I is represented for want of factor, which is equal to colligative property of electrolyte solution divided by colligative property of non-electrolyte solution of same concentration. Next question है, how is want of factor related to degree of dissociation? तो उसके लिए देखिए आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है, I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, या फिर अल्फा इक्वल्स टू I माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन, जहाँ अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I होता है वांट ऑफ फैक्टर, एन मोल्स ऑफ आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वाई? तो 2 सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें से कौन ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिखाएगा और क्यों?
तो ये सब प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो दोनों में सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे डिसोसिएशन के बाद, वो आपको कैलकुलेट करना है। जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिखाएगा। तो NaCl के लिए हम करते हैं, NaCl डिसोसिएट होकर Na+Cl- देगा। NaCl आपके पास 0.1 मोलर है, तो Na+ भी 0.1 मोलर और Cl- भी 0.1 मोलर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको कितने मिले, 0.2 मोलर। अब 0.05 मोलर Al2SO4 डिसोसिएट जब होगा तो Al2 आपको 0.1 मिलेगा और 3SO4 आपको 0.15, और इसको आप ऐड करोगे तो आपको एक्चुअली टोटल पार्टिकल मिल रहा है 0.25 मोल। तो कौन ज़्यादा है, ऑफ कोर्स Al2SO4, और इसलिए ये ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट लॉर्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन containing a non-volatile solute. तो the law states that the vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. तो ये है लॉर्ड्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of boiling point of water if 1 mole of methyl alcohol is added to 1 decimeter cube water? Why? So, when 1 mole of methyl alcohol is added to 1 decimeter cube water, the boiling point of water क्या होगा, decrease हो जाएगा। अब मिथिल अल्कोहल volatile liquid है, therefore it increases the vapor pressure of solution at given temperature. Hence solution boils at low temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन एंड व्हाई? तो एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है और इसलिए ज़्यादातर वो यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, हाउ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन? तो एक्चुअली वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है तब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का अटेंड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करने के लिए सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को इतने टेम्परेचर तक हमको हीट करना होगा कि उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बन जाए। एट गिवन टेम्परेचर जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए सॉल्यूशन को हमें ज़्यादा टाइम तक बॉयल करना पड़ता है कि वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अटेंड करे और उसका बॉइलिंग पॉइंट आए। और प्योर सॉल्वेंट को कम टेम्परेचर पे ही 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर आ जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस? सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन दो जिनके वेपर प्रेशर, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेंगे उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर सुक्रोज दोनों आइसोटोनिक है क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। The solution have same molar concentration but different concentration in gram per लीटर। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो यदि आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेपरेट भी कर दो तो भी दोनों एक दूसरे में फ्लो नहीं होते। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक, तो दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे कहोगे आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो सपोज आपके पास दो सोल्यूशन है, सुक्रो सोल्यूशन और यूरिया सोल्यूशन। उसमें से जो सुक्रो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक हो गया। नेक्स्ट, अ सॉल्वेंट and its solution containing a non-volatile solute are separated by a semi-permeable membrane. Does the flow of solvent occur in both direction? Comment give a reason. तो एक सॉल्वेंट एक सोल्यूशन है, दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू सेपरेटेड है, तो दोनों साइड फ्लो तो होगा ही क्योंकि दोनों साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, बट फ्लो सबसे ज़्यादा किस साइड में होगा, मोर डाइल्यूट सोल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, ये वाला फ्लो सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा फ्लो ज़्यादा कहाँ से होता है, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। कहाँ से होगा, रॉन्ग, करेक्ट, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। तो हमेशा फ्लो सबसे ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, दैट इज मोर डाइल्यूट से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। नेक्स्ट, और ये सब क्यों होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है
वो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होता है सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से. Next, the osmotic pressure of CaCl2 and urea solution at same concentration and the same temperature is, दोनों का आपको वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है. आपको वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2 कैलकुलेट करना है. तो आपको पहले यूरिया सोल्यूशन के लिए देखना है कि पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू MRT, मतलब 0.245 एटमोसफियर इक्वल्स टू MRT. फॉर CaL2 सोल्यूशन, क्योंकि देखो यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है. अब इलेक्ट्रोलाइट है CaCl2, क्योंकि वो वाटर में जाके डिसोसिएट होता है, उसके लिए आप वाटर फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू IMRT. अब ऑस्मोटिक प्रेशर 0.62 एटमोसफियर इक्वल्स टू IMRT. दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करो, MRT कैंसिल हो जाएगा और I ये दोनों के रेशियो को इक्वल होगा, दैट इज 2.47. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस. तो यदि आप दो सोल्यूशन को, एक कम डाइल्यूट और एक कम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को यदि आप सेपरेट करो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू और आप अपोजिट साइड में प्रेशर अप्लाई करो, जो प्रेशर एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड से मोर डाइल्यूट की तरफ फ्लो होने लगता है और इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे एग्जांपल है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, जिसे सेपरेट किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू और सॉल्ट वाटर की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई किया गया है. ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है और इस केस में क्या हो रहा है, अब सॉल्ट वाटर से वाटर फ्रेश वाटर में फ्लो होने लगा है रिवर्स ऑस्मोसिस थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट. तो ये फार्मूला है pi equals to N2RT divided by V. If mass of solute in V liters of solution is W2 and molar mass is M2, then N2 equals to W2 divided by M2. अब N2 का वैल्यू निकालें तो pi equals to W2RT divided by M2V, फिर M2 equals to W2RT divided by pi V. और इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके मोलार मास निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है why vapor pressure of solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते ही वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्यों आपका कम हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो लिक्विड का हो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कितना ईजिली स्केप कर लेता है फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड. बट जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो जो सरफेस है आपका सॉल्वेंट का वो उसमें से कुछ पार्टिकल्स कुछ मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाएंगे आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जल्दी इस्केप नहीं होने देगा, क्योंकि वो सरफेस पे से उसका सरफेस एरिया कम हो गया है और इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर अब कम हो जाएगा देन द प्योर वन. Next, using Rod's law, how will you show that delta P equals to del P10x2, where x2 is mole fraction of solute and solution and P10 is vapor pressure of pure solvent. So, Rod's law expresses the qualitative relationship between vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent. In solutions of non-volatile solutes, the law is applicable only to volatile solvent, and the law states that the vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in solution. Now suppose if you have binary solution of solvent and one non-volatile solute, that is P1 is the vapor pressure of solvent over the solution, x1 and x2 are the mole fraction of solute and solvent, then P10, that is vapor pressure of pure solvent, is equal to P1 equal to P10 into x1. But x1 is equal to 1 minus x2. Therefore, P1 equals to P10 into x1, which is equals to P10 into 1 minus x2. That is P10 equals minus P10 x2. अब P10 minus P1 is equal to P10 x2. Therefore, delta P, P10 minus P1 is delta P. Therefore, delta P equals to P10 into x2. Next question है, while considering boiling point elevation
and freezing point depression of solution concentration is expressed in molality and not molarity. Why? क्योंकि ये दोनों भी जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होते. जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के किया जाता है, बाकी सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होते. तो वो लोग टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं होते, इसलिए उनका कहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग मोलारिटी में कैलकुलेट करते हैं. और ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मोलारिटी में कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वांट ऑफ फैक्टर. What is the effect of temperature and solubility of solids in water? Give examples. Obtain the relationship between freezing point depression of solution containing non-volatile non-electrolyte and its molar mass. Explain with diagram the boiling point elevation in terms of vapor pressure lowering. ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख के लिख लीजिएगा. आगे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम डिस्कस करते हैं. पहला न्यूमेरिकल है, फिश जनरली नीड्स O2 concentration in water at least 3.8 mg per liter for survival. What partial pressure of O2 above the water is needed for survival of fish? Given the solubility of O2 in water at 0 degree Celsius and 1 atmosphere, partial pressure is 2.2 into 10 raised to minus 3 mole per liter. तो अब कैलकुलेशन के लिए आपको पहले प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है उसको बार में कन्वर्ट करना है. दैट इज 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय 760. ठीक है, और उसका आंसर आ जाएगा 1.013 बार. अब यूजिंग फॉर्मूला KH इक्वल्स टू S अपॉन P. अब S क्या है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है उन्होंने 2.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइड बाय प्रेशर, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1.013. अब इसको निकालोगे तो आपको KH मिल जाएगा. ना O2 कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर रिक्वायर्ड बाय फिशेस इज 3.8 mg पर लीटर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे मोल पर लीटर में तो उसको डिवाइड करोगे 32 से, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा मोल पर लीटर में. अब आपको प्रेशर इक्वल्स टू S अपॉन KH. अभी आपने जो है यहाँ पे सॉल्व किया था और आपको मिल गया था KH, तो KH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सॉल्युबिलिटी अभी अभी आपने उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया, वो सब्स्टिट्यूट करो. और ये दोनों जब सब्स्टिट्यूट कर लोगे आप तो आपको मिल जाएगा आंसर 0.0548 बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg. व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing 0.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. तो पहले आपको मोलर मास ऑफ यूरिया पता लगाना है. तो यूरिया का मोलर मास, पहले उसके लिए फॉर्मूला देखो, NH2CONH2. तो आप ये सब, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. ये सब सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल. मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज H2O, वो है 18 ग्राम पर मोल. अब फॉर्मूला यूज करो, P10 माइनस P1 डिवाइड बाय P10 इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. अब आपको पता है P10 माइनस P1 दैट इज 17 mmHg इंटू P1, क्योंकि हमको P1 कैलकुलेट करना है. देन P10 पता है, P10 तो हम लोग को पता है, गिवन है एक्चुअली 17 mmHg. ठीक है, ये P10 है. अब W2 2.8 ग्राम है सॉल्यूट का, उसका जो अभी वाटर का जो है मोलर मास M1 वो इधर डालो. फिर उसके बाद M2 दैट इज वाटर है 50 ग्राम और यूरिया का मोलर मास दैट इज 60 यहाँ पे डालो. ये सब को सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा P1. तो ये सब सॉल्व करने के बाद P1 यहाँ पे मिल रहा है, तो P1 है 16.71 mmHg. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% aqua solution by mass of sugar cane has freezing point of 271 Kelvin. Calculate freezing point of 5% aqua solution, glucose aqueous solution. तो 5% solution of sugar cane, that mass of sugar cane M2 is 5 ग्राम. तो उन्होंने दिया हुआ है M2 कितना लिया है, 5 ग्राम. 5% solution मतलब 5 ग्राम. एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 95 ग्राम. ठीक है, तो आपको ऐसे कंसीडर करना है, ये परसेंटेज में दिया था, ऐसे कंसीडर करना है कि पूरा सोल्यूशन 100% है, उसमें से 5% आपका शुगर कैन है
तो हो गया 5 ग्राम, और 95% आपका सॉल्वेंट है तो हो गया 95 ग्राम। अब 5% of glucose solution means the mass of glucose, that is W2 dash, is 5 gram and mass of solvent W1 dash is 95 ग्राम। ये कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ पे 5% दिया, उससे हमने कंसिडर किया है। परसेंटेज में 100% होता है टोटल, तो उसमें से 5 है सॉल्यूट और 95 है सॉल्वेंट। अब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज M2 डैश इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे कैलकुलेट किया? C6H12O6, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ये सब फॉर्मूले में डालो। 6 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 12, सॉल्व करोगे 180 ग्राम। नाउ डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज TF0 माइनस TF, दोनों आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे तो 271 केल्विन, ठीक है, एंड 273.15 केल्विन, और ये सब अभी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 215 केल्विन। अब फॉर्मूला यूज करो, M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1। अब 1000 इंटू KF को आप ले लोगे लेफ्ट साइड पे, बाकी राइट साइड पे। वैसे ही आपको डैश के लिए भी लेना है। अब 1000 KF कैंसिल हो जाएगा, तो M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइड बाई W2, दो इक्वेशन 1 से है ये पार्ट, अब इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 2 के सेकेंड पार्ट को, क्योंकि 1000 KF तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया है। अब इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको डेल्टा TF डैश फाइंड आउट करना है, वो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 4.085 केल्विन। एक बार आपको ये मिल गया डेल्टा TF डैश, तो आपको डेल्टा TF0 पता है, डेल्टा TF डैश पता है, जिससे आपको TF मिल जाएगा, और अब आपका आंसर है 269.065 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड C6H8O7 is in 50 gram acetic acid has boiling point elevation this much. Kb of acetic acid is this much. What is the molality of solution? तो delta TB equals to Kb into M. Therefore M equals to delta TB upon Kb. डेल्टा TB मुझे पता है, मुझे Kb भी पता है, ये दोनों डाल के सॉल्व करो, मिल गया मोलालिटी 0.573 मोलर। Now next, an aqueous solution of certain organic compound has density this much and osmotic pressure this much at 25 degrees Celsius and a freezing point this much. What is the molar mass of the compound? तो उसके लिए पहले आपको R पता है, R आपको लर्न करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू कभी देते नहीं है, आपको लर्न करना है। Now डेल्टा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस TF, TF0 हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको TF दिया हुआ है -1.03, दैट इज अब हो गया 1.03, K ऑफ वाटर दिया हुआ है। अब ये सब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, अभी देखो यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, देखो M इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन KF, डेल्टा TF मैंने कैलकुलेट किया, KF मुझे पता है, अब ये सब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 0.54 मोलार। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू MRT, तो M इक्वल्स टू पाई अपॉन RT, पाई दिया हुआ है 12.16 एटमोसफियर, ठीक है। अब डिवाइड बाय R मुझे पता है, T मुझे पता है, अब वो सबको मैं डालूंगी तो मुझे M मिल गया, दैट इज 0.497। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट इज 0.497 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इंटू दी 1 इंटू डेसीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम, आपको मिल जाएगा 897 ग्राम यूनिट्स। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, दिया हुआ है 1.063 ग्राम पर ml इंटू 1000, दैट इज 1063 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 1063 डिवाइड माइनस 897, दैट इज 166 ग्राम। अब स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय M2 डिवाइड इंटू W1। अब M2 फाइंड आउट करना है, M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय M इंटू W1, 1000 इंटू 166 जो मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया, डिवाइड बाय M2 जो दिया हुआ था इंटू W1 मैंने फाइंड आउट किया था 897,
और ये सब सॉल्व करूँगी तो मुझे मोलर मास ऑफ कंपाउंड मिल गया 334 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन कंटेन्स 30% ऑफ बाय मास टोलिन। ठीक है, 30% मास टोलिन है, मतलब 70% क्या है, बेंजीन। 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन इज दिस मच, pure benzene is this much. Assuming that the two liquids form ideal solution, calculate the total pressure and partial pressure of each constituent about the solution at 30 degree Celsius. So the molar mass of toluene पहले calculate करो। टोल्यून का फॉर्मूला है बेंजीन पे CH3 दैट इज C7H6। ठीक है, बेंजीन पता है C6H6, कैलकुलेट करोगे तो टोल्यून का मोलर मास आएगा 92 और बेंजीन का आएगा 78। अब 30% टोलिन है दैट इज 30 ग्राम टोलिन इन 100 ग्राम, तो बेंजीन कितना होगा 70 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन क्या हो गया 30 डिवाइड बाय 92 दैट इज 0.326 मोल। बेंजीन हो गया 70 डिवाइड बाय 78 दैट इज 0.894 मोल। अब टोटल मोल्स कितना है बेंजीन प्लस टोलिन का 0.326 प्लस 0.894 विच इज इक्वल टू 1.223 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, टोटल मतलब जो टोलिन एक्चुअली प्रेजेंट डिवाइड बाय टोटल, तो हो जाएगा 0.2666। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1 में से 0.266 को करोगे माइनस तो 0.7334। अब आपका फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ टोलिन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन इनटू द x मोल्स दैट इज C7H6 का मोल्स दैट इज टोलिन का मोल्स, तो 36.7 इंटू 0.2666 इक्वल टू 978 mmHg। वैसे बेंजीन क्लिक करोगे तो 86.7 mmHg। अब आपका नेक्स्ट है टोटल वेपर प्रेशर मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दैट इज 9.78 प्लस 86.7 तो हो जाएगा 96.5। सो द टोटल वेपर प्रेशर इज 96.5 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 molar solution of acetic acid is 1.35% dissociated in an aqueous solution. Calculate freezing point and osmotic pressure of solution assuming molality and molarity to be identical. तो आपका जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू I माइनस वन माइनस डिवाइड बाय n माइनस वन, तो I माइनस वन बिकॉज n इज इक्वल टू 2। जब n 2 होगा तो ऑटोमेटिकली अल्फा हो जाएगा I माइनस वन को इक्वल। सो I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली वो परसेंटेज में दिया आपको उसको कैलकुलेट करना है, तो 1.35% जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 1.35% उसको आप डिवाइड करो 100 से और ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1.0135। नो डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू एम, I पता चल गया इंटू KF दिया हुआ है इंटू M दिया हुआ है और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.189 केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस TF0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.189 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर डेल्टा TF मिल गया माइनस 0.189 डिग्री सेल्सियस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू I MRT, I पता है, M पता है, R पता है, T पता है, सब डालो तो मिल गया 2.48 एटमॉस्फेयर। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2.48 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन 0.15 मोलर aqueous solution of KCl freezes at this. Calculate I and osmotic pressure at 0 degree Celsius. Assume volume of solution equal to that of water. तो पहले डेल्टा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस TF, तो 0 माइनस 0.510 दैट इज अब हो जाएगा 0.510। M है 0.15 मोल, उसको मोल पर केजी में कर लीजिए। फिर डेल्टा TF इक्वल टू KFM, सो डेल्टा TF0 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 0.15 दैट इज इक्वल टू 279 केल्विन। अब I इक्वल्स टू डेल्टा TF डिवाइड बाई डेल्टा TF0, डेल्टा TF मुझे पता है, डेल्टा TF0 मैंने कैलकुलेट किया है और I मिल गया 1.83। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द आपका जो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसका, तो पाई 0 इक्वल टू MRT, सो M को कन्वर्ट कर दो N2 अपॉन V RT,
सब दिया हुआ है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएगा पाई 0 3.36 एटमोसफियर। अब आई इक्वल्स टू पाई अपन पाई 0 पाई पता है, पाई 0 अभी कैलकुलेट किया, दोनों डिवाइड करो तो मिल जाएगा वन फैक्टर 1.83। अब पाई इक्वल्स टू 1.83 into 3.36 atmosphere, therefore pi equals to 6.15 atmosphere, and the want of factor is 1.83 और osmotic pressure कितना है 6.15 atmosphere. And that's all for today. Thank you. Stay tuned, and if you have any doubt, any confusion, anything, you can always ask me on askyourdoubts04@gmail.com, even in the comment box. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And before departing, if you cannot do great things, do small things in a great way. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.